नमस्कार मुत्कर्ष बोलिए। गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्विक में। आज जो हमारा विषय है वो है पिछले 5 महीनों से इस देश में एक ऐसी महामारी जिसने हमारे भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। जी हाँ, कोरोना यानी कोविड-19। इसी महामारी पर हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई हैं गायिका और डॉक्टर पूजा दीवान जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद उत्कर्ष जी, यूथ के मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यूथ है यू। ना यहाँ पर। यस मैम, बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले 5 महीनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम मार्च से अभी तक में देखें तो शायद छठवां महीना भी लग गया है। केस में कोई कमी हमने अभी तक देखी नहीं है। जो केस पहले 1-2 दिन में थोड़ा कम लगते थे उसमें अब 83,000 84,000 ऐसे नंबर्स हमें देखकर डर लगता है। तो अगर ऐसा ही रहा इस पूरे साल तो आपको क्या लगता है ये केस में कमी कब आएगी? ये जो पीक है वो कब खत्म होने वाला है और भारत के लोग इससे कब छुटकारा पाएंगे? देखिए, समस्त विश्व में अनेक किस्म के जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने अपने आंकड़े लगाए और उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स भी बनाए कि एक फेज आएगा, 2 फेज आएगा, प्लेटूइंग होगी, रुकेगा। किंतु मैं ये मानती हूँ कि समझदारी इस बात में है कि हम ये मान के चलें कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये एक लंबे अरसे की लड़ाई है। और ये वायरस जो कीटाणु है, ये एक किस्म से हमारे साथ लुका छुपी होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, वो हमारे साथ कर रहा है। और हमें हर समय सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। जो आप दरों में, आंकड़ों में जो बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, ये बढ़ोतरी जाहिर सी बात है होनी ही है। न केवल लॉकडाउन में आप कहें कि आंकड़े कम थे क्योंकि हम लोग अंदर अंदर बंधे हुए थे और अंदर ही ग्रस्त थे अपने भय की मनोवृत्ति पर भी, और दूसरा कि हम वाकई में बाहर नहीं आ रहे थे। एक इतनी बड़ी आबादी का देश, जब आप उसमें ढील रिलैक्सेशन लाएंगे तो केसेस बढ़ेंगे ही। पर अच्छी बात यह है कि हालांकि आंकड़े केस बढ़ रहे हैं, पर जो भय है, तनाव है, स्ट्रेस है, वो कम हो रहा है लोगों के दिमाग में। क्योंकि जो सेल्फ होम क्वारंटीन जो है, यानी कि स्वगृह संगरोध, आप वो कर सकते हैं अगर आपके हल्के लक्षण है, यानी माइल्ड लक्षण है संक्रमण कोविड-19 से होने के बाद। दूसरी ओर अस्पतालों में भी मारामारी भीड़ नहीं है कि कोविड अस्पताल ज्यादा से ज्यादा बने और हम उनके जो बिस्तर हैं, वार्ड्स हैं, उनको भर दें। क्योंकि अब हमें ये पता है कि अगर हम इससे संक्रमित हुए भी तो 90-95% तक का चांस है कि हम अगर पीड़ित भी हुए तो हम हल्के फुल्के लक्षण और बीमारी के साथ ही संक्रमित होंगे। और जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट, वो कम है। और जो भी मृत्यु दर है वो आमतौर पर वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कि जो कोमॉर्बिडिटीज, जो सहरुग्णता के साथ पीड़ित हैं, या जो लंबी बीमारी जैसे कि अनियमित मधुमेह, डायबिटीज, अनियमित रक्तचाप, लो इम्यूनिटी वाले लोग, बहुत भारी लोग, गुर्दे की डायलिसिस से संक्रमित लोग, इन सारे लोगों में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे चिकित्सक हैं, आपने बोला कि छठा महीना भारत देश में चल रहा है, पर अगर देखा जाए तो दिसंबर से अब 10वां महीना चढ़ गया विश्व में, जब चीन में ये शुरू हुआ था। तो जो चिकित्सक हैं जिन्होंने इतने सारे केसेस को अपने आप देखा है, इलाज किया है, उनमें एक चिकित्सक होने के नाते आत्मविश्वास आया है कि ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाती है। हम भी संक्रमित होके मर नहीं जाते चिकित्सक के रूप में। और ये बीमारी किन लक्षणों के साथ आती है और कौन से ऐसे लक्षण हैं, यानी कि एटिपिकल लक्षण है, जिनके बारे में भी हमें आगाह होना चाहिए।
तो जब चिकित्सकों में, आरोग्य कर्मियों में विश्वास, आत्मविश्वास आता है, तो वही आत्मविश्वास आरोग्य कर्मियों, चिकित्सकों से आम जनता, मरीजों और तीमारदारों में आता है और साहस आता है कि चलो, इतने भी डर भयभीत होने की जरूरत नहीं है, थोड़े आशावादी रहते हैं। इस पर एक मेरा अगला प्रश्न ये है कि वैक्सीन की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है। इस पर जो हमारा मित्र देश रूस है, उसने एक कदम आगे बढ़कर इसका निर्माण भी कर दिया। रूस ने कहा कि हम जनवरी 2021 से इसकी अवेलेबिलिटी हम पब्लिक के बीच ला देंगे, मतलब पब्लिक के लिए इसलिए अवेलेबल ये जनवरी 2021 से अवेलेबल हो जाएगी। भारत में भी हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंतिम तक हम वैक्सीन लाने में सफल होंगे। अगर वैक्सीन एक होप है, अगर ये होप है, अगर हाँ, तो ये इतनी बड़ी आबादी वाले देश को कैसे फुलफिल करने वाली है? देखिए, कोई भी वैक्सीन बनना एक अचानक का या अचानक से हो जाने वाला खेल नहीं है। इसको समय लगता है और आम तौर पे 1.5 साल का समय तो लगता ही है। जो सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, वो है वैक्सीन का बनना, उसका निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वैक्सीन का इजाद होना। इजाद होने के बाद उसका वैक्सीनेशन होना और उसका मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण होना तो छोटी समस्याएं हैं। तो 1.5 साल का आंकड़ा लगाया गया है किसी भी वैक्सीन के बनने में, और उसके बाद उसके इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो हम लोगों के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उनके खत्म होने में। तो जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते, मनुष्य, समस्त संसार निडर होके वैक्सीन कैसे लगाएगा? उसी वैक्सीन से कहीं संक्रमण हो गया या उसके कोई साइड इफेक्ट हो गए, ये भी तो बात सोचने की है कि यदि वैक्सीन बनी तो वो वायरस के कौन से रूप स्वरूप की बनी, कौन से म्यूटेशन की बनी, कौन सा म्यूटेशन किस देश में चल रहा है। स्वाइन फ्लू की तरह वैक्सीन हर साल बदलती है, हर साल लगानी पड़ती है। इस वैक्सीन में ये तो किसी ने चर्चा ही नहीं करी कि ये वैक्सीन क्या जिंदगी भर की वैक्सीन है या प्रति वर्ष लगनी है, कितनी डोज लगनी है, किन लोगों को डोज नहीं लगनी है, किन पीड़ित लोगों को अगर हम लगाएंगे तो उल्टा उनको बीमारी हो जाएगी। वैक्सीन अगर हमने लगा ली, उसकी डोज लगा ली, तो आखिरी डोज लगने के कितनी देर बाद हम अपने आप को सुरक्षित, प्रोटेक्टेड मानेंगे। बूस्टर डोज अगर लगनी है तो कितने समय के बाद लगनी है। और यदि इस वैक्सीन को लगाया तो वैक्सीन लगाने पे अगर किसी गर्भवती को लगाएंगे कि नहीं, किसी लो इम्यूनिटी को लगाएंगे कि नहीं, कोई सहरुग्णता, कोमॉर्बिडिटी, लंबी बीमारी के साथ पीड़ित है तो उसको लगाएंगे कि नहीं, उसके लिए क्या डोज मॉडिफिकेशन होगी कि नहीं। तो वैक्सीन जब बन जाएगी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया और हम सब आशावादी थे कि 15 अगस्त को हमारी आजादी के पर्व पर ये वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा और हमें खुशखबरी मिलेगी, और अब इसको साल के अंत तक हम आशावादी हैं शायद बन जाएगी। तो जब ये बन जाएगी तो इसकी मास स्केल प्रोडक्शन, यानी कि जो इसके निर्माण में बड़े लेवल पे जो गतिविधियां होंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो पूरे देश को हम वैक्सीनेट करना चाहेंगे, उसके लिए एंटायर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि समस्त चिकित्सा अवरचना, ये सारी की सारी लगाई जा सकती है और सभी मिलके वैक्सीनेट कर सकते हैं, जिस तरह पल्स पोलियो का अभियान किया गया था। तो सवाल ये है कि जब ये बन भी जाएगा तो हमने आत्मनिर्भर अभियान की बात करी है, तो जिसे इंडिजिनस लोकल प्रोडक्शन बोलते हैं। चाहे वो विदेशी कंपनी या विदेश का कोई देश इसका निर्माण करे, उसका एक ऑफिस यहाँ भारत में खोलना, बनाना, लोगों तक पहुंचाना ज्यादा विश्वसनीय
आसान काम लगता है वैक्सीन बनने और उसके टेस्ट और अप्रूवल के बजाय। फिलहाल रूस ने बनाया है जी। तो हम आशावादी हैं कि अच्छी चीज बनाई होगी और वो चलेगी तो हम सबके फायदे में आएगी। तीसरा सवाल जो मेरा ये है कि हम सब ने तो वैक्सीन की चर्चा कर ली, इस पर जो हम जो लगाम कसेंगे उसकी बात कर ली। तीसरी बात जो आती है, अनलॉक 4 जैसे भारत सरकार ने अब गाइडलाइंस जारी कर दी। स्कूल और कुछ एक चीजें हैं जिनको अभी भी प्रतिबंधित किया गया है कि वो नहीं खुलेंगी, पर बाकी चीजें उन्होंने मैक्सिमम चीजें खोल दी क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, जरूरी तो वो भी है। बिल्कुल सही सोच है भारत सरकार की। पर जब अनलॉक 4 हुआ तो जो अगर हम पिछले अनलॉक के को देखें और जब लॉकडाउन था, जैसे मध्य प्रदेश सरकार का 2 दिन पहले एक रिपोर्ट कार्ड आया, पत्रिका में वो छपा। उन्होंने बताया कि अनलॉक 1 में जो कंडीशन थी वो अनलॉक 3 में और वर्स हो गई, मतलब केसेस पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गए। तो फिर ऐसे में सरकार क्या सोल्यूशन अपनाए कि केस रोकना भी है, उन्हें अर्थव्यवस्था पर पटरी पर लाना है, तो उनके लिए सब टैकल करना कितना कठिन होने वाला है? देखिए, जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, अर्थव्यवस्था तो समस्त विश्व में काफी हद तक डूबी, और अगर लॉकडाउन ही चलता रहेगा और लोग कामकाज नहीं करेंगे, अपने व्यवसाय नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो अर्थव्यवस्था और भी डूबेगी। तो अनलॉक करना एक अनिवार्य सी ही बात है, और अनलॉक की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो डूबती हुई थोड़ी सी संभली है, और उसकी वजह से जो जनता है उसको काफी राहत आई है। आमदनी होना बहुत जरूरी है। बिना वेतन के, बिना नौकरी के, बिना व्यवसाय के अर्थव्यवस्था तो खराब होती ही है। आत्मविश्वास और आपकी खुद की सेविंग्स भी खराब होती है, मनोस्थिति खराब होती है, घरेलू जो घरेलू हिंसा है वो तक बढ़ती है। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक करना चाहिए था कि नहीं, और मध्य प्रदेश में अनलॉक की वजह से जो असंक्रमित लोग हैं उसके जो दर बढ़े, वो क्या सही बात थी? तो देखिए, अनलॉक का मतलब ही ये है रिलैक्सेशन यानी ढील देना। आप किसी को घर में बांध के रखेंगे और वो बाहर ही नहीं निकलेगा, पर जो असल जीवन है वो तो बाहर ही निकल के ही होगा ना, केवल घर के अंदर नहीं होगा। तो वो तो जाहिर सी बात है, होना ही था। दूसरी बात, अब लोग ज्यादा अवेयर हैं। अगर उनको थोड़े बहुत लक्षण होते हैं तो वो जाके खुद टेस्ट कराते हैं। तीसरी बात, जिसको अंडर रिपोर्टिंग कहते थे कि हमने रिपोर्ट ही नहीं करा और ये केस थे, अब जब आप सामुदायिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, न केवल जाके वॉलंटरी बेसिस पे करवा रहे हैं लोगों से, पर मैंडेटरी बेसिस पे भी करवा रहे हैं, तो केसेस का ज्यादा दिखना होना ही था। चौथी बात, कि जो आप केसेस की बात कर रहे हैं उसमें अब आपके पास टेस्ट किट की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, न केवल स्क्रीनिंग वाली बट कंफर्मेटरी वाली भी। पहले एंटीबॉडी टेस्ट था, अब एंटीजन टेस्ट भी है। तो उनके जो पहले सिर्फ सरकार में जाके होता था, सरकार ही बताती थी किसको कराना है किसको नहीं, क्योंकि किट भी कम थी। अब ये प्राइवेट सेटअप में भी हो रहा है, उसकी जो प्राइस है वो भी कम कर दी गई, 4500 से 2300 रुपए। तो अब लोग जाके खुद करा सकते हैं, डॉक्टर भी फ्रीली लिखते हैं। उसके सिवा जब हम लोग संपर्क यानी कि कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, संपर्क अनुरेखण की बात करते हैं, तो हम लोग खुद भी जाके, जब हमें पता होता है कि कोई आसपास शायद इंसान है, हम खुद भी जांच कराते हैं। और मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है कोरोना की टेस्टिंग कराना। अगर आपको ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, जैसे कि आपको फ्लाइट से जाना है, तो जाने से पहले और उतरने के बाद दोनों तरफ किया जाता है। और आज जो न्यूज आई उसमें सरकार ने कहा है कि अस्पताल जो मरीजों को भर्ती कर रहे थे और अपने मन मर्जी से बिना किसी नियम के
कोरोना का टेस्ट करवा रहे थे, वो आज सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि कराना चाहिए और वो अनिवार्य है, कोई भर्ती हो और अगर लंबा वो ठहरे अस्पताल में तो जाने से पहले भी करो। तो आप जब हर जगह पे टेस्ट कराते ही जा रहे हैं तो आपको तो छुपे हुए अंडर रिपोर्टेड लोग मिलेंगे ही। तो मैं नहीं समझती कि हमको अनलॉक की वजह से डरना चाहिए। तो इस पर एक और प्रश्न बनता है कि लॉकडाउन जैसे हुआ तो लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सरकार ने कई कई लोग तारीफ भी करते हैं कि लॉकडाउन अगर ना होता तो केस शायद और भी ज़्यादा बढ़े होते। पर एक बड़ा जो दल है या बड़ा एक धड़ा है वो ये कह रहा है, विपक्ष को भी मैं इसमें लूंगा और जो उसके साथ जो लोग सुर से सुर मिला रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया उससे केस घटे नहीं बल्कि बढ़े ही हैं और कोई उसमें हमने दर नहीं देखी जिसमें किसी दिन हमें लगा हो कि नहीं ये जो ग्राफ है वो घट रहा है। तो क्या लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है या ये एक समय की मांग के तहत बहुत जरूरी था? मैं तो सरकार के लॉकडाउन के निर्णय की पक्षधारी हूँ। मैं मानती हूँ जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया। लॉकडाउन अगर ना करते तो हम कैसे कंपेयर करते कि अनलॉक के बाद कितने केसेस हुए। आपने अगर लॉकडाउन ही नहीं किया होता, जिस तरह की अमेरिका में पूर्ण रूप से लॉकडाउन तो कभी हुआ नहीं, तो उनमें कितने केस की बढ़ोतरी हुई। अब हम कह रहे हैं कि अनलॉक करने के बाद केसेस कितने बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन करने का फायदा क्या था। आप कैसे तुलना कर सकते हैं, आप कैसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी जहां पे ज्यादा शिक्षा रखने वाले, ज्यादा साफ सफाई रखने वाले, इतनी ज्यादा आबादी में झुग्गी झोपड़ियों में क्लस्टर्स में पास पास रहने वाले लोग के बीच आप इसका संक्रमण उस दर तक रोक सकते यदि लॉकडाउन नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये लॉकडाउन जो हमने किया, अगर देखा जाए तो जब जनता बंद किया गया था तो उसके बाद मार्च के एक हफ्ता और अप्रैल का एक पूरा महीना, पांच हफ्ते की हम लोगों को लीड टाइम मिल गया, यानी कि ज्यादा समय मिल गया कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाते और हम अपनी पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज वगैरह ठीक से ला पाते, न कि संक्रमण अधिक होने के बाद फिर हम जागते। तो वो परिस्थिति जैसे कि स्पेन में, फ्रांस में, इटली में आई, मैं तो समझती हूँ कि हम उससे बचे ही। तो ये एक और सवाल जो उठता है, अनलॉक लॉकडाउन की हमने बात कर ली, एक मीडिया कवरेज हमेशा ये दिखाता है कितने केस बढ़े, डॉक्टरों को पीपी किट उपलब्ध नहीं हो पाई और कई तरह की बातें। अब इसमें एक प्रश्न ये बन रहा है कि जो हॉस्पिटल के अंदर क्या कंडीशन होती है, एक डॉक्टर और जो मरीज का संवाद होता है, कोरोना मरीज का स्पेशली, उस समय डॉक्टर की मनोदशा क्या चल रही होती है, कोरोना का जो मरीज है उसके अंदर ऐसा क्या डर होता है कि वो कभी कभी ये होता है कि वो ऐसे कई केसेस आए जिसमें वो कहीं दीवार फांद कर भाग गया, कहीं हॉस्पिटल से भाग गया क्योंकि उसे कोरोना के टेस्ट से डर है, उसे ये लग रहा है कि उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या मनोदशा होती है एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से भी, और एक डॉक्टर अगर मरीज के माइंडसेट को समझे तो उस हिसाब से भी क्या उस समय मनोदशा हो चल रही होती है। क्या एक प्रश्न ये भी है कि क्या इससे तनाव बढ़ा है डॉक्टर के दिमाग में, मतलब पहले जिस तरह वो केस हैंडल करते थे नॉर्मल लाइफ में, कोरोना आने के बाद ज्यादा तनाव डॉक्टर के दिमाग में 24 घंटे रहता है या कैसा, क्या उस समय की स्थिति चल रही होती? देखिए, आपने एक प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो उनको इलेदा मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो पहले जो आपने कहा वो ये कि मनोस्थिति मरीज की और उसके चिकित्सक डॉक्टर की। तो मैं समझती हूँ कि मरीज की, चिकित्सक की और समस्त जनता की मनोस्थिति लॉकडाउन 1-2 में जो थी वो आज वैसी नहीं है। तब वो अत्यंत तनावग्रस्त थे, अत्यंत भयभीत थे और अचंभित थे कि मैं टेंशन में भी हूँ, स्ट्रेस में भी हूँ और सरप्राइज्ड एंड शॉक थे कि ये क्या चीज हो गई।
समय गुजरने से, जिसको हम कहते हैं नॉन डेविल, तो अननोन डेविल था वो, अब ये कोरोना नॉन डेविल हो गया, तो ये बीमारी समझ में आने लग गई। तो डॉक्टर को भी ये समझ में आया कि क्या क्या मुझको एहतियात रखनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए। मरीज को भी समझ में आया कि कोरोना होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मर ही जाऊंगा। तो पहले जो मैंडेटरी अनिवार्य जो संगरोध था, क्वारंटीन था, जो कि आपको ले जाते थे अपने परिवारजन से दूर करके और कोरोना वार्ड, कोरोना हॉस्पिटल, कोरोना सेल में वहां पे आपको रखा जाता था। आप अगर बीमार हैं तो इलाज के लिए, और अगर संक्रमित हैं और हल्के फुल्के हैं तो दूसरों से अलग करके, या अगर ये हाई रिस्क हैं तो भी क्वारंटीन करते थे। अब जिनको हल्के माइल्ड लक्षण हैं उनको सेल्फ होम क्वारंटीन की सलाह दी जाती है और कोविड लाइन या डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट करके उनके साथ उनके लक्षणों में बढ़ोतरी और घटोतरी देखी जाती है और डिजीज का जो क्रोनोलॉजी है वो देखा जाता है और उनको काफी हौसला दिया जाता है। तो अगर आप देखें कि पहले समाज जो था वो HIV की बीमारी की तरह आपको आपके ऊपर उंगली उठाता था, आपको इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराता था कि आपको कोरोना हुआ है तो आपकी वजह से हम सबको होगा। ये बात आज बदल रही है क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि जिसको हो रहा है वो इतनी भयानक बीमारी भी नहीं दे रहा कि हम मर ही जाएंगे। हालांकि सामाजिक जो विचार हैं वो ज्यादा बदले नहीं हैं, फिर भी कुछ तो कम हुए हैं। पहले अगर आप पूरी कॉलोनी में रह रहे हैं तो जहां आप रह रहे हैं अगर एक भी इंसान कोरोना से पीड़ित था, पॉजिटिव था, तो वो पूरी कॉलोनी, पूरा सेक्टर, वो पूरा दायरा एक कंटेनमेंट जोन बन जाता था और सभी लोग उसके साथ इस तरह से अस्पृश्यता करते थे, छुआछूत करते थे, अनटचेबिलिटी करते थे। मैं मानती हूँ कि जब आप संक्रमित हैं तो आप दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, पर जब आप संक्रमित हैं ही नहीं, आप कन्वेलेंस कर चुके हैं, आप रिकवर कर चुके हैं, अब आप प्रभावित नहीं हैं, तो भी समाज उनके साथ अस्पृश्यता रखता था। कहीं ना कहीं इसमें जो अच्छी बात थी वो सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप तो जरूर लाए ताकि हम जो संक्रमित लोग हैं उनके साथ अनुरेखण कर सकें, किंतु लोगों ने जो ऐप में पॉजिटिव आना, जब वो ब्लिंक करता है और बताता है, आपको अवेयर करता है कि ये जो था ये संक्रमित था, आप उससे भी परहेज रख रहे हैं, था और ठीक हो गया, वो तो ऐप बताएगा ना। तो इस तरह से काफी समाज ने लोगों के साथ गलत काम किया। प्रश्न डॉक्टरों से रिलेटेड ये मेरा कि पीपी किट पे बड़ा सवाल उठाया गया, कहा गया पीपी किट की अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है, इतने डॉक्टरों को नहीं मिला, यहाँ पे इसकी आपूर्ति नहीं हो पाई, और जो कई डॉक्टर संक्रमित हुए उन पर ये कहा गया विपक्ष और कई लोगों की तरफ से कि इन्हें पीपी किट नहीं मिल रही है, बेचारे 24 घंटे लगे हुए हैं एक ही बीमार को ठीक करने में, कई जो बीमार आ रहे हैं उनको ठीक करने में, उन्हें पीपी किट नहीं अवेलेबल की जा रही है, सरकार इस पर क्या कर रही है, ढिलाई बतरी वगैरह वगैरह के प्रश्न खड़े किए गए। तो मैं एक, चूंकि आप डॉक्टर हैं तो उस पर्सपेक्टिव से मैं जानने का प्रयास करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या ऐसा आपने कुछ महसूस किया या आपके साथी जो डॉक्टर्स इस ड्यूटी में लगे थे उन्होंने महसूस किया कि हमें किसी दिन पीपी किट की अवेलेबिलिटी नहीं हुई जिस कारण हमें कुछ चीजें फेस करनी पड़ी या ऐसा कुछ? देखिए, जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जिसको हम लोग पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस इक्विपमेंट PPE बोलते हैं, शायद लोगों ने ये शब्द सुना ही नहीं था कोरोना की बीमारी आने से पहले। जिस तरह लोगों ने पैंडेमिक शब्द भी कभी इंग्लिश में इस्तेमाल ही नहीं करा होगा इतने बरस, एपिडेमिक एंडेमिक तक तो ठीक था। तो जब कोई चीज
कि अचानक से जरूरत पड़ती है तो वो उतनी मात्रा में तो होती नहीं। अब पीपीई हम इस्तेमाल तो हमेशा करते थे, जब भी हम HIV के, एड्स के पेशेंट्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट, स्वाइन फ्लू के पेशेंट, इन सब के साथ जब हम संपर्क में आते थे, हम उनका इलाज करते थे। पर वो बीमारियां अलग तरह से फैलती हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी खून से जा रहे हैं, HIV खून से जा रही है, नीडल से जा रही है, आपकी सांस से तो नहीं जा रही, एयर ड्रॉपलेट से नहीं जा रही। तो जब एक बीमारी का संक्रमित करने का तरीका ही अलग है, तो जो पीपीई किट्स हैं वो पूरी नहीं पड़ेंगी, और जो मात्रा में है वो भी पूरी नहीं पड़ेंगी। जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये पीपीई किट में हमको, अभी कौन सी पीपीई किट है जिसमें हम फेस शील्ड पहन रहे थे, कौन सी पीपीई किट में 2-2, 3-3 मास्क पहन रहे थे, 2 मास्क पहनते थे पर फिर भी उसमें से आराम से सांस लेते थे। यहाँ पे तो हम ऑलमोस्ट सील कर रहे हैं। तो जिस किस्म की बीमारी होगी उस किस्म की पीपीई किट्स बनेंगी। पता चलेगा कि इतनी चीजें, इतनी लेयर्स की जरूरत नहीं है, कम से भी चलता है। तो जैसे जैसे हमें समझ में आया वैसे पीपीई किट इवॉल्व हुई, उसकी मात्रा भी बढ़ी। मेरे हिसाब से आज पीपीई किट की कोई कमी नहीं है, ये भारत देश में भी बन रही है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और अब हम इसमें आत्मनिर्भर है। जी। अब मेरा अंतिम सवाल जो है इस कार्यक्रम का, वो थोड़ा हटके है। क्यों हटके है मैं बताता हूँ। इसलिए कि मैंने कुछ वीडियोस आपके देखे जिसमें आपने अनूप जलोटा के साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, और आपके भजन जो थे बड़े लाजवाब थे। मैंने 2-3 वीडियो जो देखे, तो मैं एक एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ कि अनूप जलोटा जो हमारे भजन सम्राट हैं, जिन्हें हम इतने दिनों से, इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे भजन उन्होंने अपने ज़िंदगी में गाए हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा, या आपसे कितना लकी मानती हैं कि उनके साथ, उनके जैसे शख्सियत के साथ हमें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला? और ये गायन की जो प्रतिभा आपके अंदर, ये कैसे आई? एक डॉक्टर के अंदर एक ऐसा टैलेंट, ये कहाँ से आपके अंदर इनबॉर्न था, या आपने कहीं सीखा, या क्या कुछ? तो मैं अपने आप को अत्यंत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं, कहते हैं ना, सुर से सुर मिलाना, और एक इतने दिग्गज सम्मानित पुरुष के साथ जो कि पद्मश्री से सुसज्जित हैं और जिनको भारत देश, समस्त संसार भजन सम्राट की पदवी देता है। तो अनूप जलोटा जी के साथ जो गाना गाया वो लॉकडाउन के दौरान ही गाया, और लॉकडाउन में एक मुहिम चलाई गई जिसमें कि जब प्रथम लॉकडाउन 1 हुआ तो 21 दिन का गाना, 21 दिन का था, तो 21 दिन के 21 गाने बनाने का दृढ़ निश्चय लिया गया कई कलाकारों ने, और कहा कि हम एक किस्म का संगीत यज्ञ करेंगे जिसमें हम प्रतिदिन एक गीत की आहुति चढ़ाएंगे। वो जो यज्ञ था वो चलते चलते आज 250 गाने पूरे कर चुका है। तो उसी श्रृंखला में बड़े बड़े जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, गायिकाएं हैं, वो सब जुड़े, और अनूप जलोटा जी के साथ मैंने भी एक भजन प्रस्तुत किया। मैंने और भी अनेक गाने गाए हैं इस मुहिम में, पर यह मुहिम चलाई ही इसलिए गई थी ताकि ये गाने जनता तक पहुंचे, और जनता जो इतनी तनावग्रस्त है उसको लोकगीत और शिक्षा गीत और ईश्वर से जोड़ने वाले गीत बनाए जाएं, ताकि उनको ज्ञान भी मिले कि कोरोना क्या है, और लोकगीत में बद्ध हों या भगवान का आसरा ढूंढते हुए वो हों। तो कई रेडियो के चैनल्स ने भारत देश में, खासकर हिंदी बोलने वाली जो जगह थी, प्रदेश थे, वहां पर उसको चलाया। तो मेरा जो व्यक्तिगत तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है अनूप जलोटा जी के साथ, मैं तो यही कहूंगी कि उनके साथ गाना बनाना, रियाज करना, गानों को पिरोना, वीडियो बनाना एक बहुत ही फुलफिलिंग
एक्सपीरियंस रहा, जो कि एक किस्म की लाइफ लर्निंग जिसको कहते हैं जीवन की सीख थी। ये म्यूजिकल जर्नी बहुत ही एनरिचिंग थी और अनूप जी बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, खुद भी बड़े एंथुजियास्टिक हैं। और जब हमने ये लॉकडाउन में बनाया तो घर के बाहर नहीं जा सकते, स्टूडियो नहीं जा सकते, कोई साजिंदे नहीं है, कोई वाद्य नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो जो उनके साथ लॉकडाउन के चैलेंजेस में तकनीक को अपनाने, जानने, सीखने का पूरा तजुर्बा रहा और जो हम लोगों ने उसको रूप स्वरूप दिया और किस तरह से वीडियो बनाया, वो बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहेगा। और आपने फिर मुझसे इतने सवालों में एक सवाल पिरो दिया, तो आपने कहा कि मैंने गाना कब से शुरू करा। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो माता पिता होते हैं हमें हर फील्ड में, हर श्रेणी में हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं गा भी लो, डांस भी कर लो, नृत्य भी सीख लो और पब्लिक स्पीकिंग भी कर लो और कलाकारी भी कर लो, पेंटिंग भी कर लो, क्या क्या नहीं कर लो। तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी उम्र से मैंने गाना सीखना शुरू करा और सारी चीजों को तो मैं अपने साथ नहीं लेकर आगे बढ़ सकती थी, पर गीत था। तो किसी को ये थोड़ी पता होता है कि जब हम स्कूल जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हम डॉक्टरी की जो फील्ड है उसको चूज करेंगे। गाने का साथ मैंने छोड़ा नहीं और काफी लंबे अरसे के बाद डॉक्टरी की परीक्षाएं दे देकर तो फुर्सत मिली नहीं, तो कुछ साल पहले ही मैंने अपनी 7 साल की तपस्या पूरी करी और संगीत विशारद भी किया, जो कि म्यूजिक में बैचलर्स की डिग्री के बीए के बराबर माना जाता है। और इसके सिवा मैं अपने समस्त गुरुजन की बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन लोगों ने मेरे को अपना ज्ञान दिया, जिसमें पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी हैं जो कि ध्रुपद धमार के जाने माने गायक हैं, और श्रीमती उर्मिला नागर जी जो कि जयपुर घराने कथक से हैं और लोकगीत भी गाती हैं। तो इन्होंने मुझे अपनी शिक्षा का दान दिया। तो ये रहा उसका पूरा जो बैकग्राउंड है। और मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एल्बम रिलीज करी हैं, जिसमें टाइम्स म्यूजिक के प्रतिष्ठित लेबल के तहत सुमिरनी एल्बम मेरी है। जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूब का चैनल है मेरा, YouTube/Dr. Pooja Dewan, DRPUJADEWAN यूट्यूब का चैनल है, जिसमें विभिन्न गीत हैं। मैं किसी गीत में जॉनर श्रेणी में बद्ध नहीं हूँ। भजन हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे गजल हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे इंडी पॉप हो, सभी में। और कोरोना के दौरान 2 अंग्रेजी के गीत भी बनाए गए जो कि कोरोना वॉरियर्स को हमने समर्पित किए। एक है वी विल सर्वाइव और दूसरा बी द ब्रेव, बी योर ब्रेव। दूसरा है बी योर ब्रेव, जो कि अभी अगले हफ्ते ही रिलीज हो जाएगा। तो कोई जॉनर में बंधी हुई नहीं हूँ। गीत मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा, इस दौरान मैंने म्यूजिक थेरेपी पे खूब काम किया और मैंने कई सारे प्रेरणात्मक लेक्चर्स दिए, जिसमें मैंने तनावग्रस्त होने के कारण लोगों को म्यूजिक थेरेपी, माइंडफुलनेस का प्रचार किया, कुछ वीडियोस भी बनाए उसके ऊपर। और जिसको कहते हैं ना, म्यूजिक इज मेडिसिन टू माय माइंड, और म्यूजिक ही स्ट्रेस बस्टर है। और देखा जाए तो म्यूजिक तो एक ऐसी दवा है जिसको को थेरेपी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं, जिसमें ग्रीन मेडिसिन होती है। जैसे आप बोलते ना ई कॉमर्स, ई पेपर, वैसे ये भी ई मेडिसिन है जिसमें कोई गोली नहीं खानी पड़ती। जी, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, जो अंतिम प्रश्न भी है इस कार्यक्रम का, वो ये कि इन सब सवालों के बाद अब एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक कॉमन पीपल जो है, जो एक कॉमन मैन है जिसकी हम बात करते हैं, वो कैसे अब आगे की जिंदगी जिए इस कोरोना के साथ, क्योंकि कोरोना के साथ कहीं ना कहीं उसे ढलना होगा, इसे सत्यता मानकर इसके साथ चलना होगा। तो आखिर वो कौन कौन से स्टेप्स ले जिससे वो कोरोना से भी बचा रहे और अपनी जिंदगी को भी आगे बढ़ाए।
तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अब कोरोना के साथ जीना एक लंबे समय तक वे ऑफ लाइफ रहेगा, और अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, अनुशासन प्रिय नहीं रहेंगे, तो हम संक्रमित होने के बहुत रिस्क पर है, जोखिम पर है। तो जापान जो देश है, उसने हाल ही में एक न्यू लाइफ मॉडल निकाला है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि नया जीवन मॉडल। वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जोखिम है, वो जोखिम जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या रैशनैलिटी, क्या साइंस और क्या रिस्क को अपना रहे हैं, यानी कि हम कितनी सतर्कता और विज्ञान और जोखिम को अपना रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 बातें तो हम सबको मालूम है कि मास्क पहनिए, मुंह और नाक पर दूरी बरतिए और अपने हाथ धोइए। पर इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको अब अपना जीवन जीना ही है और आपको काम पे भी जाना है, तो वर्क फ्रॉम होम तो समझ में आता है, पर अगर आपको जाना है तो आप ऑफ पीक आवर्स पर जाइए। अगर आपको मीटिंग करनी है तो ई कॉन्फ्रेंसिंग करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, पर अगर आपस में मिलकर करनी है तो सामने सामने मत बैठिए, मास्क पहनिए, और जो बंद कमरे हैं या पतली गलियों के कमरे हैं उसमें ना करें, खुले कमरों में करें और खिड़कियां खोलें, दरवाजे खोलें ताकि वेंटिलेशन हो। उनका ये कहना है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सके तो साइकिल पर जाएं, बाईसाइकिल पर जाएं या पैर से चलें। यदि ऐसा नहीं है, आपको ट्रेन वगैरह या जिसको हम बोलते हैं जनरल कम्यूटेशन के मीन्स पे जाना है, तो आप मास्क तो जरूर पहने, पर हो सके तो उस दौरान बातचीत ना करें। यदि आपको किसी से कभी भी कहीं भी बातचीत करनी है तो आमने सामने फेस टू फेस बातचीत ना करें, साइड टू साइड करें। यदि आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त जितनी कम वार्तालाप करें, चिट चैट करें, उतना बेहतर है। और आमने सामने फिर मत बैठिए खाना खाते हुए, अगल बगल बैठिए, साइड टू साइड। यदि कोई डिश है या बोल है, जैसे कुछ कम्युनिटीज में एक बड़ा सा डिश बनता है, उसी में से लोग इकट्ठे खाते हैं, उस तरह ना करके इंडिविजुअल पोर्शंस में करिए। यदि आपको कोई पर्सन के साथ टच हो जाए तो इमिडिएटली हाथ धोइए। कम से कम, जैसे बोला, 6 फुट की दूरी रखिए किसी के साथ, 6 फुट की दूरी रखिए। एडिट कर लेना इस पोर्शन। कम से कम 6 फुट की दूरी रखिए। यदि किसी के साथ हाथ का संपर्क हो जाए तो फटाफट हाथ धो लीजिए। जब आप कहीं बाहर से वापस आए तो हाथ मुंह तो धो ही लीजिए, वो कपड़े भी धोने के लिए डाल दीजिए। इसके सिवा यदि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, तो हम भी तो भारत देश में यही कह रहे हैं कि ई कॉमर्स करिए, ई पेमेंट करिए और नेट बैंकिंग करिए। और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो बिजनेस कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रखिए। और उसके ऊपर वो ये भी कह रहे हैं कि यदि आपको सुपरमार्केट जाना है या मॉल जाना है या दुकान जानी है तो ऑफ पीक आवर पे जाइए और परिवार का एक जन जाइए। और जैसे कि कह रहे हैं कि पर्व और उत्सव कम मनाएं ताकि भीड़ भाड़ ना हो और लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो। तो ये जो सारी बातें उन्होंने बोली हैं, ये सुनी सुनाई लगती हैं, पर जिस तरह से बोली हैं वो बहुत जरूरी है समझना। तो ये न्यू लाइफ मॉडल चीन ने पहले से अपना रखा है, तभी उनके संक्रमण के आंकड़े कम हैं। भारत देश के लोग इतने अनुशासन प्रिय नहीं हैं, तो हम लोगों को नियम और अनुशासन का पालन करना पड़ेगा ताकि जो ये अब सेकेंड पीक आई है ये और ज्यादा पीक्स में ना बदले। और ये भी उन्होंने कहा है कि आप खेलकूद करिए, पर जितने आउटडोर खेलकूद कर सकते हैं। और यदि आप इकट्ठे आउटडोर में जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो आमने सामने मत रहिए, साइड टू साइड रहिए, दूरी बरतिए। तो जो बॉडी गेम्स हैं या जो एनक्लोज्ड रूम्स हैं उसमें कम रहे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम पर है, हमारी खुद की कॉन्शियस पर है कि हम कितने रूल्स को फॉलो करते हैं, हम कितने ओबीडियंट हैं अपने लिए
कितने डिसिप्लिन है अपने लिए। और यही शायद जैसे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान बोला और हमने इतने सारे शौचालय बनाए, और अब शौचालय जो है, अब शौचालय का ढक्कन बंद करके ही फ्लश करना चाहिए। ये कितनी बार बताया गया है कि कीटाणु वहां से दूर फैलते हैं। तो ये जापानी मॉडल में भी बोला है। तो आप उसे चाहे आत्मनिर्भर बोल दें अभियान, या स्वच्छ भारत बोल दें, या न्यू लाइफ मॉडल बोल दें, अंततः आप पर निर्भर है कि आप अपने को कितना असंक्रमित रखना चाहते हैं। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि चूँकि आप अपने अभी अपने भजन का और अपनी जो संगीत शिक्षा का जिक्र किया, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को 2-4 लाइन कोई अपना प्रिय भजन सुना सकें तो। आज हम आपको गुरबाणी सुनाते हैं। जी बिल्कुल। ये भी शब्द और गुरबाणी भी ईश्वर की भक्ति के रूप है जी। और एक बहुत ही सुंदर गुरबाणी है जो मेरी एल्बम में है, सुमिरनी, उसको मैं गुनगुना देती हूँ। माए गुर चरणी चित लाए, माए गुर चरणी चित लाए, अंतर को, अंदर भी एक है और बाहर भी एक है, अंतर को बाहर एको, अंतर को बाहर एको, सब मही एक समाये। सब में एक ही आप समाते हैं, अंदर भी एक है, बाहर भी एक है। अगर ईश्वर का निवास मेरे अंदर है तो आप में भी ईश्वर का निवास है। और एक डॉक्टर होते हुए मैं हमेशा मानती हूँ कि यदि ईश्वर का वास हर मनुष्य में है, तो अगर मेरे अंदर भी ईश्वर है और मैं उस पीड़ित इंसान का इलाज कर रही हूँ, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हो, इससे ज्यादा सेवा क्या होगी उस ईश्वर की। अंतर को बाहर को, सब मही एक समाये, सब मही एक समाये, माए गुर चरणी चित लाए, माए गुर चरणी चित लाए, मतलब गुरु के चरणों में आप दिल लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद उत्कर्ष जी, बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू।